चलो देखते हैं। मैथ या हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक है समास पढ़ेंगे हम आज। ठीक, मैथ ये हिंदी में हम समास पढ़ेंगे और समास से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे यूपी लेखपाल, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी हो, समास से आता है कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आएगा ही। ठीक, जैसे अभी जूनियर असिस्टेंट या फिर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होने वाला है जिसमें 80 क्वेश्चन हिंदी रहेगा, तो उसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको समास से मिलेंगे। ठीक, और सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समास, समास की परिभाषा। ठीक, तो समास कहते किसे हैं? तो अगर हम समास की परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास। अगर समास की परिभाषा की बात करें तो सीधा सीधा शॉर्टकट में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल है। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक, तो समास की परिभाषा हो गई, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होगा, या ये कह सकते हैं समास को हम संक्षेप बोलते हैं। ठीक ना भैया, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण या संक्षेप होगा। ठीक, और समास में आपको ये ध्यान रखना है कि अभी बताएगा दो या दो से अधिक शब्दों का मेल है। ठीक, तो जो पहला शब्द होता है, ठीक, समास का जो पहला शब्द होगा, पहला शब्द को हम पूर्व पद कहते हैं, क्योंकि पूर्व पद उत्तर पद के बारे में भी हमें समझना है, क्योंकि जो हम परिभाषा पढ़ेंगे पूर्व पद उत्तर पद से पढ़ेंगे। तो समास के जो पहला पद होगा, पहला शब्द होगा, उसे हम पूर्व पद कहते हैं, और जो बाद वाला पद होगा या बाद का शब्द होगा, बाद का पद, उसे हम उत्तर पद कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम? उत्तर पद। तो पूर्व पद उत्तर पद, देखो जैसे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे लिखा है राजकन्या। ठीक, राजकन्या लिखा है, तो इसमें अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो राजा की कन्या, राजा की कन्या बनेगा। इसमें राजा पहला शब्द है, कन्या दूसरा शब्द है, तो पहले शब्द को हम पूर्व पद बोलेंगे और बाद वाले शब्द को हम उत्तर पद बोलेंगे। ठीक, पहले शब्द को हम पूर्व पद बोलते हैं, बाद वाले शब्द को हम उत्तर पद बोलते हैं, क्योंकि जो हम परिभाषा पढ़ेंगे पूर्व पद से ही, पूर्व पद उत्तर पद से पढ़ेंगे। तो आपको ये भी समझ लेना है कि समास से जो क्वेश्चन आता है दो तरीके से आता है। एक तो परिभाषा से पूछता है, समास के परिभाषा से क्वेश्चन, परिभाषा दिया रहेगा, जैसे पूछेगा उस समास का नाम बताइए जिसका पूर्व पद अव्यय होता है, या उस समास का नाम बताइए जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, डायरेक्ट परिभाषा से एक क्वेश्चन पूछता है, या कभी कभी एक शब्द दिया रहता है। ठीक, जैसे दे देगा राजपुत्र, हमसे पूछ लेगा इस शब्द में कौन सा समास है। या तो परिभाषा से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या फिर शब्द दिया रहेगा, हमें समास पहचानना होगा। ठीक, तो पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं, इसके बाद हम एग्जाम्पल समझ लेंगे। ठीक, इसके बाद हम समास के भेद की बात करें, समास के प्रकार की बात करें, तो समास 6 प्रकार के हम पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेंगे? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक, तो सबसे पहले हम इन सब की परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखो परिभाषा हम सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले देखो अव्ययी भाव समास है। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अगर परिभाषा से पूछेगा तो जैसे क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है उस समास का नाम बताओ जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक, तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं अव्ययी भाव समास की परिभाषा। तो अव्ययी भाव समास, जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस समास का नाम बताओ जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, तो 6 समास हम पढ़ेंगे। 6 में सिर्फ अव्ययी भाव समास ही ऐसा है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक, पूर्व पद प्रधान किस समास का होगा? अव्ययी भाव का। पूछा भी गया है कि उस समास का नाम बताओ जिसका पूर्व पद प्रधान होगा, क्योंकि वहां पे आपको संदर्भ सहित व्याख्या तो करना नहीं है, डायरेक्ट आपको सिर्फ पहचानना रहेगा। तो जैसे आपसे ये पूछ रहा है उस समास का नाम बताओ जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, तो 6 में सिर्फ अव्ययी भाव समास ही ऐसा है जिसका पूर्व पद प्रधान है। ठीक, और पूर्व पद प्रधान के साथ साथ पूर्व पद अव्यय होता है। पूर्व पद प्रधान के साथ साथ पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय आप जानते हैं जिस पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद देखो ये तो आपसे पूछता है कि उस समास का नाम बताओ जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि उस समास का नाम बताओ जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि उत्तर पद प्रधान में हमारे पास 3 समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास।
तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, तीनों के उत्तर पद प्रधान होते हैं। तीनों के उत्तर पद प्रधान। बहुत शॉर्टकट में आपको परिभाषा समझा रहे हैं जो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। तीनों के उत्तर पद प्रधान होते हैं। तो डायरेक्टली आपको ये नहीं समझ, ये ध्यान रखना है। तो उत्तर पद प्रधान में तो 3 समास आ जाएंगे हमारे पास, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास। तो ध्यान रखेंगे इसकी परिभाषा हम कैसे क्लियर करेंगे। देखो, तत्पुरुष समास में ये होता है, जैसे आपसे ये पूछ रहा है उस समास का नाम बताओ जिसका उत्तर पद तो प्रधान होता है, क्योंकि उत्तर पद प्रधान में 3 है हमारे पास। ठीक है, आपको लिख भी दिया गया है। उस समास का नाम बताओ जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का लोप होता है तो वो क्या होगा, तत्पुरुष समास। ठीक, कारक चिन्हों का लोप। कारक चिन्हों का लोप मतलब कि समास का मतलब विग्रह करोगे शब्द का तो बीच में कारक चिन्ह आएगा। ठीक, तो कारक चिन्ह के बारे में भी बताया जाएगा आपको। इसके बाद आता है कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय समास की परिभाषा यह बनेगी, उत्तर पद तो प्रधान है ही, ये कहेगा उस समास का नाम बताओ जिसमें पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष का संबंध होता है, या ये कह सकते हैं कि एक पद दूसरे की विशेषता बताता है। एक पद दूसरे की विशेषता बताता है। विशेषण विशेष का संबंध। विशेषण विशेष का संबंध। ठीक, तो 3 परिभाषा क्लियर एक बार फिर से। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या होगी, जैसे आपसे पूछ रहा है कि उस समास का नाम बताओ जिसका पूर्व पद प्रधान, तो अव्ययी भाव टिक करेंगे। ऐसे पूछ रहा है उस समास का नाम बताओ जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य कारक चिन्हों का लोप होता है, तत्पुरुष समास बनेगा। कर्मधारय से उस समास का नाम बताओ जिसमें पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष का संबंध हो। विशेषण विशेष मतलब एक पद दूसरी की विशेषता बताए, तो आपका कर्मधारय। अभी सिर्फ हम परिभाषा सीख रहे हैं, इसके बाद पहचानना शब्दों को अभी बताया जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला आगे है हमारा चौथा नंबर द्विगु समास। द्वि मतलब ही होता है गिनती भैया, एक के बाद दुई ना, आगे लिखा है दुई। दुई मतलब गिनती, मतलब संख्यावाचक। तो सीधा सीधा परिभाषा यही बनेगी, उस समास का नाम बताओ जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है। पूर्व पद संख्यावाचक। डायरेक्टली आपसे अगर ये पूछ रहा है कि उस समास का नाम बताओ जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो, तो वो क्या कहलाएगा, द्विगु समास। पूर्व पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास होगा। फिर इसके बाद मान लो द्वंद्व से अगर पूछ रहा है तो ऐसे पूछेगा, भैया उस समास का नाम बताओ जिसके दोनों पद प्रधान हो। उस समास का नाम बताओ जिसके दोनों पद प्रधान। तो दोनों पद प्रधान कौन समास होगा, द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान मतलब कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होंगे। ठीक, तो ये पूछ रहा है उस समास का नाम बताओ जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, तो दोनों पद प्रधान वाला समास कौन सा है, द्वंद्व समास। अगर ये आपसे कह रहा उस समास का नाम बताओ जिसके दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद अप्रधान हो या किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, तो वो बनेगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक, तो एक बार फिर समझेंगे। अव्ययी भाव समास, जैसे आपसे पूछ रहा है कि उस समास का नाम बताओ जिसका पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, तो जिसका उत्तर पद प्रधान, तो 3 आएंगे। अगर ये कह रहा है पूर्व पद उत्तर पद के मध्य कारक चिन्हों का लोप हो रहा है तो आपका तत्पुरुष बनेगा। अगर हमसे ये कह रहा है उस समास का नाम बताओ जिसमें पूर्व पद उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष का संबंध हो, कर्मधारय समास हो जाएगा। या ये पूछ रहा हमसे उस समास का नाम बताओ जिसका पूर्व पद संख्यावाचक का नाम आ गया तो द्विगु समास बनेगा। ठीक, अगर ये कह रहा उस समास का नाम बताओ जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, तो दोनों पद प्रधान वाला समास कौन सा होगा हमारा, द्वंद्व समास। या ये कह रहा उस समास का नाम बताओ जिसके दोनों पद अप्रधान हो या किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, तो वो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक, परिभाषा सबकी क्लियर हो गई है। इसके बाद हम देख लेते हैं कैसे हम पहचाने कि किस शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, देखेंगे भैया सबकी परिभाषा लिखी है। अव्ययी भाव समास, पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद उत्तर पद के मध्य कारक चिन्हों का लोप। कर्मधारय समास, पदों के मध्य विशेषण विशेष का संबंध होता है, मतलब पूर्व पद उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष का संबंध। द्विगु समास, पूर्व पद संख्यावाचक, उत्तर पद तो प्रधान होगा ही। द्वंद्व, जिसके दोनों पद प्रधान हो। बहुब्रीहि, जिसके दोनों पद अप्रधान हो, किसी तीसरे पद की प्रधानता हो। ठीक, परिभाषा क्लियर है। अब देखते हैं पहचान। देखिए, अव्ययी भाव समास को हम कैसे पहचाने, शब्द दिया रहे तो हम कैसे पहचाने कि अव्ययी भाव समास है। तो आपको ध्यान रखना है शब्द के प्रारंभ में, ठीक,
शब्द के प्रारंभ में या तो प्रति लगा होगा, या अनु लगा होगा, या आ लगा होगा, या यथा, या भर, या हर, या आदि। इनमें से अगर कुछ भी शब्द के स्टार्टिंग में लगा है तो शब्द देख के ही हमें पहचान लेना है कि कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान ये है कि आपको पूरे शब्द से नहीं मतलब है, स्टार्टिंग में, शुरुआत में, शब्द के प्रारंभ में क्या लगा है ये देखना है। अगर शब्द के प्रारंभ में प्रति लगा हो, अनु लगा हो, बड़ा आ लगा हो, छोटा आ वाले शब्द नहीं, यथा लगा हो, भर लगा हो, हर लगा हो, या फिर कोई अव्यय लगा हो, या फिर कोई अव्यय लगा हो, तो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे देख लेंगे, ठीक, जैसे हमसे ये कह रहा प्रतिदिन, शब्द दिया गया है प्रतिदिन, हमसे पूछ रहा प्रतिदिन में कौन सा समास होता है। आपको शब्द पढ़ना है नहीं, शब्द के प्रारंभ में क्या लगा है, प्रति लगा है, तुरंत समझ जाना है, प्रति लगा है तो अव्ययी भाव समास होगा। और हमसे जैसे कह रहा अनुचर, ठीक, अनुचर में कौन सा समास होगा, तो शब्द के प्रारंभ में क्या लगा है, अनु लगा, ठीक। और जैसे हमसे ये कह रहा आज, ठीक, आजन्म की बात करें, आजन्म में कौन सा समास है, तो स्टार्टिंग में बड़ा आ लगा है, आजन्म में भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यथाशक्ति हमसे पूछ रहा है, यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास, तो आप ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग में कौन सा शब्द लगा है, यथा। सिर्फ आपको प्रारंभ के शब्द ध्यान रखना है। जैसे लिखा है, हमसे पूछ रहा भरपेट, ठीक, भरपेट शब्द में कौन सा समास है, तो आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग में क्या लगा है, भर लगा है, तो ये भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे हमसे कह रहा हर एक, ठीक, हर एक शब्द में कौन सा स्टार्टिंग में हर लगा है, तो आपको कुछ भी नहीं, शब्द से मतलब नहीं, खाली आप ये देखो शब्द के आरंभ में क्या लगा। अगर प्रति लगा हो, अनु लगा है, आ लगा है, यथा, भर, हर, या फिर कोई अव्यय शब्द लगा हो, ठीक, तो अव्ययी भाव समास होगा। क्लियर अव्ययी भाव ना। चले आगे, चलो इधर देखेंगे, हम देखेंगे तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचाने। तो तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, शब्द का विग्रह करना पड़ेगा। सबसे पहले चीज क्या करना पड़ेगा, शब्द का हमें विग्रह, विग्रह मतलब उसे तोड़ना पड़ेगा ना। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों का मेल है, शब्द को हम तोड़ेंगे, और शब्द को तोड़ने पर अगर आपको कारक चिन्ह मिल रहा है, शब्द को तोड़ने पर, समास का शब्द का जो भी दिया है उसका विग्रह करने पर अगर हमें कारक चिन्ह मिल रहा है बीच में, तो वो तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास की पहचान यही है कि शब्द का आप विग्रह कीजिए, विग्रह करने पर बीच में क्या मिलेगा, आपको कारक चिन्ह मिलेगा। इसी कारक चिन्ह से हम पहचानेंगे कि ये तत्पुरुष समास है या नहीं। अगर कारक चिन्ह बीच में नहीं मिल रहा है तो तत्पुरुष नहीं होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है, तत्पुरुष समास क्लियर तभी हमें आएगा जब हमें कारक के बारे में जानकारी। कारक 8 प्रकार के होते हैं, हम जानते ही हैं, ठीक, जैसे कर्ता, ने, कर्म, को, ये सब तो आप पढ़े ही हैं, ठीक। और यहाँ पे तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास से कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, क्योंकि देखो कारक 8 होते हैं, और कारक में कर्ता को हम छोड़ देते हैं और संबोधन को छोड़ देते हैं। कर्ता और संबोधन हटा दीजिए, बाकी जो 6 बचेंगे वो सब तत्पुरुष के प्रकार रहेंगे, ठीक। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, मतलब कर्ता तत्पुरुष नहीं होगा, संबोधन, ठीक। तो तत्पुरुष समास पहचानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, शब्द का विग्रह करेंगे। विग्रह करने में अगर कारक चिन्ह आ रहा है तत्पुरुष को जैसे समझ लीजिए, ठीक। जैसे हमारे पास ये लिखा है, एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक। जैसे लिखा है गगन चुंबी, गगन चुंबी, ठीक। तो शब्द गगन, जैसे आपसे पूछ रहा गगन चुंबी शब्द में कौन सा समास है, तो सीधा सीधा इसका हम विग्रह करेंगे। गगन चुंबी का विग्रह क्या होगा, गगन को चूमने वाला। सीधा सीधा गगन चुंबी का विग्रह क्या होगा, गगन को चूमने वाला। देखो पहला शब्द तो गगन है, दूसरा शब्द क्या है, चूमने वाला, ठीक। और बीच में क्या आ रहा है, को। आपको ये देखना है कि ये को कारक है कि नहीं है। हमें पता है कर्ता, ने, कर्म, को, ठीक, ये कर्म कारक है, को क्या है, कर्म कारक है। तो बीच में कारक चिन्ह आ रहा है तो ये तत्पुरुष है। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि तत्पुरुष का कौन सा प्रकार है, तो ये कर्म तत्पुरुष होगा। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कारक चिन्ह है कौन सा है, कर्म है कि करण है कि अधिकरण है कि संप्रदान है, ठीक। बहरहाल ऐसा पूछता नहीं है, खाली आपको अभी पहचानना है कि तत्पुरुष है या नहीं है, ठीक। आगे देखिए क्या एग्जाम्पल, और जैसे हमसे ये पूछ रहा है प्रयोगशाला, ठीक। जैसे हमसे कह रहा है प्रयोगशाला में कौन सा समास है, ठीक। तो सीधा सीधा प्रयोगशाला का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए, तो प्रयोग के लिए शाला, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, के लिए,
ठीक, के लिए भी कारक चिन्ह है, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। तो बीच में कारक चिन्ह है, शब्द को तोड़ने पर अगर कारक चिन्ह आ रहा है तो तत्पुरुष होगा। अगर ये पूछे कि तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है तो आपको ये पता होना चाहिए कि के लिए कौन सा कारक है। अगर ये नहीं पता तो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक, इसलिए कारक भी हमें आना चाहिए। जैसे हमसे पूछ रहा है राजपुत्र, ठीक, शब्द राजपुत्र में कौन सा समास है? तो अगर हम राजपुत्र का विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। राजपुत्र का विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। यहाँ बीच में क्या है? का भी कारक चिन्ह है, संबंध कारक है, का, की, के, रारी, रे। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है तत्पुरुष समास की पहचान है कि शब्द का आप विग्रह कीजिए, विग्रह करने पर अगर आपको कारक चिन्ह मिल रहा है तो तत्पुरुष होगा। ठीक, और तत्पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। कारक 8 होते हैं। कारक का पहला कर्ता और लास्ट संबोधन ये हटा देंगे, बीच के जितने कारक बचेंगे सब तत्पुरुष के पार्ट बनेंगे। ठीक, चले आगे। जैसे देशभक्ति कह रहा है तो देशभक्ति का अगर हम समास विग्रह करेंगे, देश के लिए भक्ति। कन्यादान, कन्या का दान। चलो इधर देखेंगे, अगला हम पढ़ेंगे कर्मधारय। ठीक, तो कर्मधारय की पहचान क्या है? कर्मधारय को भी पहचानने के लिए शब्द का आपको क्या करना पड़ेगा? विग्रह करेंगे। ठीक, शब्द का पहली बात तो 75% तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि परिभाषा क्या बताएगी कर्मधारय की? एक पद दूसरे की विशेषता बताता है। अगर एक पद दूसरे की विशेषता बतला रहा है तो कर्मधारय होगा। फिर भी नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप शब्द का विग्रह कर लीजिए। अगर शब्द का विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर या तो है जो आएगा, विग्रह करने पर या तो है जो आएगा या फिर के समान। है जो या के समान इन दो में से कोई एक आ रहा है तो आपका कर्मधारय होगा। जैसे समझ लीजिए एग्जाम्पल, जैसे लिखा है कमल नयन, सीधा सीधा कमल नयन। तो कमल नयन का अगर हम विग्रह करेंगे तो कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, यही तो होगा, कमल के समान नयन। तो बीच में विग्रह करने पर क्या शब्द आया? के समान। तो ध्यान रखना है कि कर्मधारय को पहचानना है तो शब्द का आप विग्रह कीजिए। विग्रह करने पर या तो है जो आएगा या फिर के समान आएगा। अगर इन दो में से कोई एक आ रहा है तो कर्मधारय होगा, नहीं आ रहा तो नहीं होगा। ठीक, जैसे कमल नयन लिखा है तो इसका विग्रह करेंगे कमल के समान नयन। ठीक, जैसे लिखा है सुपुरुष, सुपुरुष। ठीक, सुपुरुष की अगर हम विग्रह करेंगे सुपुरुष, सु मतलब सुंदर होता है, सु मतलब सुंदर, तो सुंदर है जो पुरुष, सुंदर है जो पुरुष, सुंदर है जो पुरुष। ठीक, इसका विग्रह करने पे बीच में क्या आ रहा है जो आ रहा है। तो ये भी कर्मधारय होगा आपका। ठीक, आगे देखेंगे, जैसे हमसे ये कह रहा है मृग नयनी, मृग नयनी, मृग नयनी। मृग नयनी के विग्रह क्या होगा? मृग के समान नयन, मृग के समान नयन, मृग के समान, ठीक, नयन वाली। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है बीच में क्या आ रहा है? के समान आ रहा है। ठीक, तो अब आपको यहाँ इस विशेष बात ध्यान रखना है कि कुछ अपवाद भी मिलना यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे जैसे ध्यान समझेंगे, कुछ अपवाद हैं, अपवाद विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि अपवाद भी आते हैं पेपर में। ठीक, एक एक शब्द में कर्मधारय भी होगा, बहुब्रीहि भी होगा, तो हम कब कर्मधारय टिक करें, कब हम बहुब्रीहि टिक करें, जैसे समझेंगे। जैसे नीलकंठ लिखा है, नीलकंठ, तो अगर हम नीलकंठ का विग्रह करेंगे तो नीला है जो, ठीक, जैसे है एग्जाम्पल नीलकंठ। ठीक, नीलकंठ, इसका इसमें देखो कर्मधारय भी है, बहुब्रीहि भी है, तो कैसे हम समझे कर्मधारय कैसे बहुब्रीहि? हम टिक कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा ऑप्शन करें? नीलकंठ की बात करें तो नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। ठीक, अगर ऐसे आप विग्रह कर रहे हो तो ये है जो भी आ रहा है बीच में कर्मधारय है, लेकिन हमें पता है कि नीलकंठ स्पेशली किसके लिए यूज करते हैं? हम शंकर भगवान के लिए यूज करते हैं। नीलकंठ शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? शंकर भगवान के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ये बहुब्रीहि है। तो अगर ऑप्शन में आपके पास बहुब्रीहि नहीं है तब तो कर्मधारय टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों है तो हम किसे टिक करेंगे? बहुब्रीहि को टिक करेंगे। ठीक, जैसे नीलकंठ शब्द है, नीलकंठ शब्द, नीलकंठ पर्सनल भगवान को कहा जाता है, शंकर भगवान को, तो ये स्पेशल शंकर भगवान के लिए यूज होता है। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि है तो हम बहुब्रीहि टिक करेंगे, बहुब्रीहि नहीं है तो फिर कर्मधारय टिक करेंगे। जैसे का एग्जाम्पल और देख लेते हैं,
जैसे कह रहा है घन श्याम, ठीक, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है घन श्याम, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम, मतलब घन मतलब बादल होता है, मतलब बादल के समान काला, बादल के समान काला। अगर ऐसे हम विग्रह करें तो बीच में के समान आ जा रहा है जो, या के समान इनसे कुछ शायद कर्मधारय होगा, लेकिन हमें यह भी पता है कि घनश्याम स्पेशली किसको कहते हैं, श्री कृष्ण जी को कहते हैं। घनश्याम किसे कहा जाता है, कृष्ण जी को कहा जाता है, तो ये बहुब्री है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे एक शब्द में बहुब्री भी हो, कोई और समास भी हो, तो हमें वरीयता किसे देना है, बहुब्री समास को। अगर बहुब्री नहीं है तब हम कर्मधारय टिक करेंगे, दोनों है तब भी हम बहुब्री ही टिक करेंगे। चलो देखेंगे द्विगु समास, ठीक। द्विगु समास की पहचान क्या है, पूर्व पद तो संख्यावाचक होगा, लेकिन पूर्व पद संख्यावाचक तुरंत संख्या देख के हमें टिक नहीं करना, नहीं गलत भी हो जाए, कुछ अपवाद भी रहते हैं, ठीक। तो पूर्व पद संख्यावाचक के साथ साथ क्या होना चाहिए, समूहवाचक, संख्यावाचक प्लस समूहवाचक दोनों होना, मतलब उससे समूह का बोध हो। अगर उसका हम विग्रह करें तो उसमें अंत में क्या शब्द मिलना चाहिए आपको, समूह, ठीक ना, ग्रुप, उसे एक समूह का बोध होना चाहिए, सिंगल पर्सनली किसी एक के लिए यूज ना हो, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होना चाहिए, और संख्यावाचक के साथ साथ क्या होना चाहिए, समूहवाचक भी होना चाहिए, और शब्द का हम विग्रह करेंगे तो अंत में समूह शब्द जरूर आना चाहिए। अगर समूह नहीं आ रहा है तो हम द्विगु समास टिक नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक तो होता है लेकिन वो द्विगु समास नहीं होते। हम समझेंगे अभी एग्जाम्पल से। देखो जैसे उदाहरण ले लेते हैं, पहला एग्जाम्पल है, जैसे हमसे ये कह रहा है तिरंगा, ठीक, हमसे पूछ रहा शब्द तिरंगा में कौन सा समास है, तो सीधा सीधा तिरंगा स्टार्टिंग में पहला शब्द पूर्ववर्ती मतलब तीन ना, ठीक, पहला शब्द संख्यावाचक है, या फिर हम ये कह सकते हैं इसका हम विग्रह करेंगे तो तीन रंगों का, तिरंगा मतलब तीन रंगों का समूह होगा, तीन रंगों का समूह। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्व पद संख्यावाचक है और लास्ट में समूह भी आना चाहिए। पूर्व पद संख्यावाचक के साथ साथ समूहवाचक होना चाहिए। अगर समूहवाचक नहीं है तो संख्यावाचक होते हुए भी ये द्विगु समास नहीं होगा। मतलब एग्जैक्ट आपको 100% कन्फर्म होना है तो संख्यावाचक प्लस समूह दोनों चेक कीजिए, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सप्ताह कह रहा है हमसे, ठीक, सप्ताह में कौन सा समास है, सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। इसमें भी देखेंगे पूर्व पद संख्यावाचक है, लास्ट में क्या आएगा, समूह आएगा, ठीक। जैसे हमसे ये कह रहा है त्रिवेणी, त्रिवेणी, त्रि मतलब तीन, ठीक, तीन नदियों का समूह, तीन नदियों का समूह, ठीक, तीन नदियों का समूह, ठीक। पूर्व पद संख्यावाचक के साथ साथ समूह भी आना चाहिए, समूहवाचक भी होना चाहिए, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। थोड़ा सा देख लेते हैं जो कुछ अपवाद है इसमें, ठीक। जैसे हमसे ये कह रहा है चतुर्भुज, शब्द चतुर्भुज में कौन सा समास है, ध्यान समझेंगे, शब्द चतुर्भुज में कौन समास है। स्टार्टिंग में तो चार भुजा है ना, स्टार्टिंग में चतुर्भुज का अगर हम विग्रह करेंगे तो चार भुजा, चार भुजा, ये मैथ वाला चतुर्भुज नहीं समझना है, त्रिभुज चतुर्भुज, ठीक, नहीं मैथ वाले में फिर गड़बड़ हो जाएगा, चार भुजा का समूह है, ठीक, चार भुजा वाला या चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला, ठीक। तो स्टार्टिंग में तो आपका संख्यावाचक है लेकिन लास्ट में समूह नहीं आ रहा है, तो ये आपका द्विगु समास नहीं होगा। हमें पता है कि चतुर्भुज किसे कहा जाता है, भगवान है ना, विष्णु जी की ब्रह्मा जी भगवान है, उन्हें कहते हैं चतुर्भुज। या फिर ये कह सकते हैं जैसे त्रिनेत्र, ठीक, त्रिनेत्र, जैसे त्रिनेत्र का शब्द, त्रिनेत्र में कौन सा समास है, तो त्रिनेत्र मतलब कि तीन आंखों वाले, तीन आंखों, अगर हम तीन आंखों को समूह करेंगे तो ये गलत विग्रह होगा, तीन आंखों वाला, अर्थात तीन आंखों वाला कौन है, शंकर भगवान है। स्पेशली किसके लिए कहा जा रहा है, शंकर भगवान के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें समूह शब्द नहीं आएगा। जैसे इसी तरह हम दशानन बोल दें, दशानन, ठीक, तो स्टार्टिंग में तो 10 है, ठीक, 10 आनन, ठीक, मतलब 10 हो सिर जिसके, ठीक, अर्थात वो किसके लिए यूज होगा, रावण के लिए यूज होगा। पर्सनली अगर किसी एक के लिए यूज हो रहा है तो वहां पे बहुब्री समास होता है, ठीक। लास्ट आपको ध्यान रखना है कि पूर्व पद संख्यावाचक होना चाहिए और शब्द का विग्रह करने पर क्या आना चाहिए, समूह शब्द। अगर समूह नहीं आ रहा है, किसी एक के लिए कहा जा रहा है तो बहुब्री में जाएगा, ठीक, ठीक। आगे देखेंगे द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की पहचान के लिए आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले
तो शब्द के बीच में योजक चिन्ह आपको मिलेगा, छोटा सा शब्दों के बीच में क्या मिलेगा, योजक चिन्ह मिलेगा। योजक चिन्ह देख के ही हमें नहीं टिक कर देना द्वंद्व है, योजक चिन्ह देख के हम 90% श्योर होंगे कि ये द्वंद्व है। 100% श्योर होना है तो आप शब्द का विग्रह कीजिए, विग्रह करने पर और, तथा, या, इनमें से कोई एक शब्द मिलना चाहिए। देखो 2 चीजें हैं, पहली बात तो पहचानने के लिए जल्दी में आपको समझना है तो आपको योजक चिन्ह ढूंढना है, शब्द के बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद योजक चिन्ह के बाद विग्रह कर लीजिए आप, विग्रह करने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, गोला करने से पहले विग्रह हो जाएगा। और, तथा, या, इनमें से कुछ भी आ रहा है तो आपका द्वंद्व होगा। कभी कभी ये होता है योजक चिन्ह लगा रहता है लेकिन विग्रह करने पर इनमें से कोई शब्द नहीं आता है, तब द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन होने चाहिए, विग्रह करने पर जरूर आना चाहिए, ठीक। तो ये नहीं कि सिर्फ योजक चिन्ह से ही हम पहचाने, कभी कभी योजक चिन्ह लगा रहेगा लेकिन फिर भी वो द्वंद्व नहीं होगा, और कभी कभी योजक चिन्ह नहीं रहता है फिर भी वो द्वंद्व रहता है। योजक चिन्ह नहीं रहेगा फिर भी उसका हम विग्रह करेंगे तो आपका इनमें से कोई एक शब्द आएगा। अभी देखते हैं अपवाद भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है धन दौलत, ठीक, धन दौलत, ठीक। सबसे पहले तो ये देखो धन दौलत के बीच में योजक चिन्ह लगा है तो द्वंद्व पर ही हमारा ध्यान जाना चाहिए। अगर इसका हम विग्रह करेंगे, धन दौलत का विग्रह क्या होगा, धन और दौलत, धन और दौलत, बीच में और शब्द आ जाएगा, ठीक। जैसे माता पिता हम कहें, माता पिता, तो इसका विग्रह क्या होगा, माता और पिता, माता और पिता। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। नदी नाले, नदी और नाले, ठीक। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ये सब किसके अंतर जाएंगे, द्वंद्व समास, ठीक ना। तो थोड़ा सा हम अपवाद समझते हैं, जो अपवाद है, ठीक। जैसे लिखा शब्द देवासुर, शब्द क्या है, देवासुर। हमसे ये पूछ रहा है शब्द देवासुर में कौन सा समास है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें कहीं पर भी योजक चिन्ह नहीं लगा है, योजक चिन्ह नहीं लगा ना इसमें। लेकिन इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा देवासुर का, थोड़ा सा विग्रह सोच के बताओ, क्योंकि सही विग्रह नहीं कर पाओगे तब भी गलत होगा। देवासुर का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देवासुर का विग्रह देव और असुर, देव और असुर। कुछ लोग देख रहे हैं भैया देवों में असुर, तो देवों में असुर नहीं होगा, जैसे पुलिस में चोर नहीं है, देवासुर देवों में असुर नहीं, ठीक। तो देवासुर का सही शब्द विग्रह होगा देव और असुर, क्योंकि देव भगवान अलग हैं, असुर अलग है। तो इसका विग्रह करने पर बीच में कौन सा शब्द आ रहा है, और आ रहा है। इसमें योजक चिन्ह नहीं है लेकिन फिर भी विग्रह करने पर और आ रहा है, इसलिए देवासुर शब्द में कौन सा समास रहेगा, द्वंद्व समास, ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे लिखा मुख दर्शन, मुख दर्शन, ठीक। मुख और दर्शन के बीच में योजक चिन्ह लगा है, मुख और दर्शन के बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो ये नहीं कि योजक चिन्ह तुरंत देख के योजक चिन्ह आया है तो समझ लो द्वंद्व है, लेकिन आपको पता है 100% नहीं द्वंद्व, 90%। तो आप थोड़ा सा इसका विग्रह भी तो कर लो, विग्रह करने पर और, तथा, या, इनमें से कुछ आना भी चाहिए। तो मुख दर्शन का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, मुख और दर्शन नहीं होगा, क्योंकि मुख और दर्शन ये तो दोनों अलग अलग हो गए ना। अगर आप विग्रह ऐसे कर रहे हैं मुख और दर्शन, ठीक, तो ये दोनों अलग अलग तो है नहीं, तो ये सही विग्रह ही नहीं है इसका। तो मुख दर्शन का विग्रह क्या होगा, मुख का दर्शन, मुख का दर्शन। तो अब इसमें बीच में क्या आ गया, कारक चिन्ह आ गया, बीच में इसमें आ गया कारक चिन्ह, तो अब ये किस में चला जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है द्वंद्व समास पहचानने के लिए योजक चिन्ह होना चाहिए, ठीक। और योजक चिन्ह के साथ साथ विग्रह करने पर और, तथा, या है। अगर नहीं है फिर भी विग्रह जरूर कीजिए, विग्रह करने पर और, तथा, या आना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आपका द्वंद्व नहीं होगा। चलिए इधर देखेंगे, लास्ट है बहुब्रीहि समास, ठीक। बहुब्रीहि समास की पहचानने के लिए शब्द का विग्रह कीजिए, शब्द का हम विग्रह करेंगे। विग्रह करने पर ना तो पूर्व पद प्रधान होगा ना ही उत्तर पद, मतलब कि ना तो पहले वाले पद के अर्थ से मतलब होगा ना ही बाद वाले पद के अर्थ से मतलब होगा। तो अर्थ किसका आएगा, किसी तीसरे पद का अर्थ ये ग्रहण करेगा। सीधा सीधा शब्द का विग्रह कीजिए, विग्रह करने पर ना तो पूर्व पद का ये अर्थ से मतलब रखेगा ना ही उत्तर पद के अर्थ से मतलब रखेगा, किसी तीसरे पद का अर्थ लेगा। या फिर ये कह सकते हैं जितने भी शब्द होंगे जिसमें लास्ट में आनन लगा होगा सब किस में जाएंगे, बहुब्रीहि में।
आनन फानन लगा तो बहुब्रीही समास, जैसे चतुरानन, अष्टानन, दशानन, खडानन। ठीक, जितने में लास्ट में आनन लगा है, आनन वाले शब्द किसमें जाएंगे? बहुब्रीही में जाएंगे। बाकी ऐसे जो भी शब्द है, शब्द का विग्रह कीजिए। जैसे लिखा है जलज, ठीक, जलज शब्द लिखा है। जलज को अगर हम तोड़ेंगे तो जल प्लस जा, जल प्लस जा, जल मतलब पानी, जा मतलब उत्पन्न, पानी में उत्पन्न, यही तो होगा ना। पूर्व पद का अर्थ है पानी, उत्तर पद का अर्थ है उत्पन्न, पानी में उत्पन्न। लेकिन कोई अगर जलज बोलता है ना तो हम पानी समझते हैं ना ही उत्पन्न समझते हैं, हम समझते क्या है? कमल। अर्थ कोई तीसरा आता है, अर्थ कोई तीसरा। जब न पूर्व पद के अर्थ से मतलब हो ना उत्तर पद के अर्थ से मतलब हो, अर्थ कोई तीसरे पद का ये ग्रहण करे तो बहुब्रीही समास होगा। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे ये कह रहा चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, ठीक, तो चंद्रशेखर का अगर हम विग्रह करेंगे तो पूर्व पद क्या होगा? चंद्र प्लस शेखर मतलब शिखर, मतलब चंद्रमा शिखर पर, चंद्रमा जिसके सर पर हो। चंद्रशेखर मतलब जो अपने सर पर चंद्रमा को धारण करता हो। पूर्व पद चंद्रमा होगा, शिखर मतलब सर होगा। ठीक, ना तो पूर्व पद का अर्थ लेगा ना ही ये उत्तर पद का अर्थ लेगा। अगर कोई चंद्रशेखर कह रहा था, हम किसको समझते हैं भैया? महाकाल, शिव जी। अर्थ किसका लेगा? कोई तीसरे पद का अर्थ लेगा। ठीक, जैसे अगर दशानन कहा जाए, दशानन, ठीक, इसको हम तोड़ेंगे 10 प्लस आनन। 10 मतलब संख्या है, आनन मतलब सिर, 10 हो सिर जिसके। लेकिन ना 10 से मतलब है ना सिर से मतलब। अगर कोई दशानन कहता है, दिमाग में तुरंत कौन आता है? रावण। दिमाग में कौन आता है? रावण। ठीक, तो सीधा सीधा बहुब्रीही समास समझने के लिए आपको क्या करना है? शब्द का विग्रह कीजिए, ना तो पूर्व पद के अर्थ से मतलब हो ना उत्तर पद, कोई तीसरे पद का अर्थ हो। या जितने भगवान के नाम हैं वो सब किस में जाएंगे? बहुब्रीही समास में जाएंगे। थोड़ा सा एक हम और देख लेते हैं। कभी कभी आ जाता है, जैसे हम नज समास के बारे में नाम सुने होंगे आप लोग, एक पढ़ते हैं नज समास। ठीक, ये नज समास जो है तत्पुरुष का ही भेद है, तत्पुरुष का ही पार्ट है नज समास। कभी कभी आ जाता है नज समास, इसलिए बता दे रहे हैं नज समास के बारे में भी। ठीक, तो नज समास हम कैसे पहचानेंगे? सीधा सीधा जिसका नकारात्मक अर्थ हो, जो भी शब्द दिया गया उसका हम विग्रह करेंगे तो उसका नकारात्मक अर्थ आना चाहिए, निगेटिव सेंस। ठीक, अगर नकारात्मक भाव मिल रहा हमें, नकारात्मक अर्थ, तो वो किस में जाएगा? न सीधा सीधा शब्द का विग्रह कर लीजिए, उसमें नेगेटिव सेंस आना चाहिए बस। ठीक, जैसे समझ लो, जैसे हमसे ये कह रहा है अचल शब्द, अचल में कौन सा समास है? तो हम अचल का अगर हम विग्रह करेंगे, अचल मतलब होता है कि जो चलायमान ना हो। जैसे कहते हैं हमारे पास बहुत अचल संपत्ति, अचल मतलब कि जो चलायमान ना हो। सीधा सीधा जो चलायमान ना हो, तो इसका अर्थ निगेटिव आ रहा है ना। ठीक, जैसे ये कह रहा अजन्म, अजन्म नहीं, हमसे ये कह रहा अजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो अगर हम अजन्म का विग्रह करेंगे, अजन्म का मतलब हुआ है ये है कि जिसका जन्म ही ना हुआ। अजन्म मतलब कि जो पैदा ही ना हुआ। ठीक, जिसका जन्म ही ना हुआ, जन्म ही ना हुआ। ठीक, इसका भी अर्थ निगेटिव है। ठीक, जैसे ये कह रहा है अगोचर, अगोचर, अगोचर मतलब जिसका ज्ञान हमारे इंद्रियों को ना हो, जिसका ज्ञान हमारे इंद्रियों को ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों को ना हो, इंद्रियों को ना हो। ठीक, सबका अर्थ निगेटिव है। जैसे ये कह रहा है ना पसंद, ना पसंद। ठीक, या कह रहा है ना पसंद हो गया, ना पसंद मतलब जिसे हम पसंद नहीं करते हैं। ठीक, तो सीधे सीधे जो भी शब्द आपके नेगेटिव अर्थ देते हैं, इसमें अगर आपसे समास पूछेगा तो हम नज समास टिक करते हैं। क्लियर ना भैया? तो समास के सारे पार्ट आपको पढ़ा दिया गया है, कितने टाइप्स थे सब। ठीक, बाकी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा। हाँ, एक थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल और बच रहा है, ये भी देख लेंगे। कभी कभी आते हैं, ये सब अपवाद हैं। जैसे हमसे पूछ रहा है दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? ये बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। ठीक, जैसे हमसे कहे दही बड़ा में शब्द में कौन समास है, तो दही बड़ा, इसमें हम द्वंद्व नहीं, बहुब्रीही, ये इसमें द्वंद्व नहीं लगाएंगे, योजक चिन्ह लगा है तो हम द्वंद्व लगा दें।
क्योंकि दही बड़ा में द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि दही और बड़ा नहीं होता इसका अर्थ। दही बड़ा मतलब दही और बड़ा फिर तो एकदम अलग अलग हो जाएगा, ठीक। मतलब दही में भिगोया हुआ बड़ा, दही में भिगोया हुआ होगा ना, तो इसमें क्या होगा, मध्यम पद लोपी कर्मधारय है, मध्यम पद लोपी कर्मधारय, ठीक। दही बड़ा में कौन समास, मध्यम पद लोपी कर्मधारय। अगर हमसे कह रहा पकौड़ी, ठीक, लॉकडाउन में भैया पकौड़ी, पकौड़ी शब्द में कौन सा समास, तो इसमें भी क्या होगा, मध्यम पद लोपी कर्मधारय, ठीक। ये दो अपवाद हैं, कभी कभी पूछ लेता है दही बड़ा शब्द में कौन सा समास, तो दही बड़ा में मध्यम पद लोपी कर्मधारय होगा। लड़के गलती करते हैं कि योजक चिन्ह देख के द्वंद्व लगा देते हैं, या दही और बड़ा विग्रह समझ लेते हैं, इसलिए गलती होती है थोड़ा सा, ठीक। चलो इधर देख लेंगे भैया, दही बड़ा, इसका विग्रह क्या होगा, दही में भिगोई हुई, दही बड़ा की अगर बात करें, दही बड़ा दही में भिगोई हुई बड़ी, तो गलती यहीं पे होती है कि दही बड़ा बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है और जल्दबाजी में विग्रह ऐसे करते दही और बड़ा, तो थोड़ा सा गलत होगा। दही बड़ा का सही विग्रह होगा दही में भिगोई हुई बड़ी, और इसमें समास कौन सा होगा दही बड़ा में, मध्यम पद लोपी कर्मधारय। अगर हमसे कह रहा पकौड़ी शब्द में कौन समास, तो पकौड़ी के सही विग्रह होगा पकी हुई बड़ी, और इसमें भी समास कौन सा होगा, मध्यम पद लोपी कर्मधारय, ठीक।